वेलकम स्टूडेंट्स। आज भी आपकी वही सीरीज चल रही है जो पिछले काफी दिनों से चल रही है। और देखिए, कुछ जो मेरे नए यूजर हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए मुझे कुछ बातें स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर बतानी होती हैं। जैसे कि देखिए, इस सीरीज में हमारी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। ये जो हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही है बेटा, इसमें हमारी कोशिश क्या है कि 60% क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल्स रखे हैं और 40% क्वेश्चन बेटा हमने थ्योरी वाले रखे हैं। अब इसके पीछे की सोच क्या है, मतलब क्या रीजन है। देखिए, अगर मैं किसी जेई एग्जाम की बात करता हूँ, जेई मतलब जूनियर इंजीनियर या फिर एई मतलब असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम की, तो बहुत सारे एग्जाम होते हैं। जैसे आपका बेटा एसएससी जेई का हो गया, ठीक है, या फिर उसके अलावा आपका यूपीपीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एग्जाम हो गया, या फिर आपका यूपी आरएनवीएल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड का एग्जाम हो गया, या फिर हम मान सकते हैं उसके अलावा आपका कौन सा एग्जाम हो गया, आपका एग्जाम हो गया बेटा सीएसईबी छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, या फिर उसके अलावा आपके और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। राजस्थान में आपका जेई का पेपर होता है, महाराष्ट्र में भी पेपर होता है, डिस्कॉम का पेपर है, बहुत सारे जेई और ए के एग्जाम होते हैं। तो चलिए किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को रेफरेंस मानते हैं, हम एसएससी जेई के एग्जाम को रेफरेंस मान लेते हैं। अगर मैं एसएससी जेई की बात करूँ, सही है, तो एसएससी जेई में आप ये एज्यूम कर सकते हो, अगर पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर एक बार एक साथ एनालिसिस करो तो एक कॉमन बात निकल के आएगी। कॉमन बात क्या होगी कि लगभग 60% वेटेज आपका न्यूमेरिकल का रहता है और 40% वेटेज आपका थ्योरी वाले पार्ट का रहता है। ठीक, एक बात। दूसरी बात कि असिस्टेंट इंजीनियर की अगर बात करते हैं तो वहाँ थोड़ा स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है न्यूमेरिकल का वेटेज। अब आप लोग यानी बच्चों की स्टूडेंट्स की टेंडेंसी क्या होती है? स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है कि वो जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होता है उस पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हो। अच्छी बात है, करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो थ्योरी वाला पार्ट होता है उस पर इतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करते हो। जबकि हमेशा याद रखो, बिना थ्योरी के बेटा आपका एग्जाम नहीं क्लियर होने वाला। जितना इंपॉर्टेंट किसी एग्जाम को क्लियर होने में न्यूमेरिकल का रोल है, उतना ही इंपॉर्टेंट बेटा थ्योरी का भी रोल है। सही, तो थ्योरी अपनी जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं किसी सिंगल इंडिविजुअल लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बात हो रही है बेटा आपकी ओवरऑल सीरीज की। मेरे ख्याल से 220 से 250 लेक्चर तो होने चाहिए, देखते हैं जितने भी होंगे, ठीक है। तो इस आपकी पूरी सीरीज में मिनिमम आपका हमने कोशिश कर रखी है कि 60% क्वेश्चन बेटा आपके न्यूमेरिकल्स हों और 40% क्वेश्चन आपके थ्योरी वाले हों, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है। अगर मैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करूं या फिर डिफिकल्टी की बेसिस से बात करते हैं, तो डिफिकल्टी बेसिस पे कहानी क्या है कि क्वेश्चन का नेचर होता है। जैसे मान लेते हैं एसएससी जेई के पेपर की बात कर रहे हैं, तो एसएससी जेई में कहानी क्या है, 180 मिनट का पेपर है, ठीक है। 180 मिनट में 200 क्वेश्चन करना है, यानी बेटा कितना समय मिल रहा है आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए? एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको लग रहा है लगभग 50 से 55 सेकंड। तो देखो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन आपको बेटा 50 से 55 सेकंड में होंगे। भाई कुछ क्वेश्चन आपके 10 सेकंड में हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके 30 सेकंड में हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके 90-60 सेकंड में हो सकते हैं, कुछ आपके 120 सेकंड में हो सकते हैं, कुछ आपके 150 सेकंड यानी 2.5 मिनट में हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को वेरी करा सकते हो कि किस क्वेश्चन को करने में कितना समय लग रहा है। सही। अब आप लोगों की टेंडेंसी क्या होती है, जो आपके 150 सेकंड या फिर 120 सेकंड या फिर 90 सेकंड वाले क्वेश्चन हैं, वो जनरली थोड़े से टिपिकल होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं और कैलकुलेटिव होते हैं। उससे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हो, अच्छी बातें करनी चाहिए, सही है। लेकिन जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, 10 सेकंड वाले होते हैं, 30 सेकंड वाले होते हैं, आप उस पर इतना कंसंट्रेशन नहीं करते हो। और जबकि बेटा जितना इंपॉर्टेंट किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए टिपिकल क्वेश्चन है, उतना ही इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आसान वाली प्रॉब्लम भी है। तो इस वाले सीरीज में हमारा जो हमने रेंज रखी है अपने क्वेश्चंस की, हमने टिपिकल क्वेश्चन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी इंक्लूड करा है और हमने ईजीएस्ट यानी आसान से आसान क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी इंक्लूड करके रखा है, ठीक है। दोनों आसान से आसान क्वेश्चन ही मिलेगा, टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, लेकिन गेट और ईएससी यानी इंजीनियरिंग सर्विस, उसके हमने पिछले 2 या 3 साल के क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करे हैं। सही, पुराने क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो गेट का पेपर हो गया, एसी का पेपर हो गया, उसमें कहानी क्या है? उसमें कहानी बेटा ये कि वो जो क्वेश्चन डिजाइन होते हैं 3 से 3.5 मिनट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन होते हैं। वो क्वेश्चन बेटा 50 से 55 सेकंड को ध्यान रखते हुए डिजाइन नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे पेपर का पैटर्न अलग होता है, वहाँ पे टाइम ज़्यादा होता है। भाई 180 मिनट में 55 क्वेश्चन करने हैं, 60 क्वेश्चन करने हैं, इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और ये तो आपकी 2 बातें थी। तीसरा, इस वाली सीरीज में हमने आपके अप्रॉक्सीमेटली सारे सब्जेक्ट इंक्लूड करे हैं। जैसे अगर मैं मशीन की बात कर लूँ तो मशीन में भाई बेसिक हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, डीसी हो गया, इंडक्शन हो गया, सिंक्रोनस हो गया, स्पेशल मशीन हो गया, सब कुछ इंक्लूड है। पावर सिस्टम की बात कर लेते हैं तो पावर सिस्टम में बेटा हमने सब कुछ इंक्लूड कर रखा है। जैसे पावर सिस्टम की बात करी जाए तो पावर सिस्टम में बेटा आपका सिंगल लाइन डायग्राम हो गया, ठीक है। सिंगल लाइन डायग्राम के आगे अगर बढ़ते हैं तो सिंगल लाइन डायग्राम के आगे आपका क्या मिलेगा, जैसे आपका पावर सिस्टम एनालिसिस हो गया, सही है। पावर सिस्टम एनालिसिस से अगर आगे बढ़ते हैं तो आप ये मान के चलिए कि पर यूनिट सिस्टम हो गया, फॉल्ट सिस्टम हो गया, सही है। ऐसे अगर स्विच गियर प्रोटेक्शन पे आते हैं तो स्विच गियर प्रोटेक्शन भी हमारा इंक्लूड है, ठीक है। तो चलिए अपना लेक्चर अभी स्टार्ट करते हैं। 1-2 बातें मुझे आपको और इंपॉर्टेंट बतानी है, ठीक है।
दूसरा बेटा यहाँ पे ये 3 आपके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, 60 और 40 यानी 60% न्यूमेरिकल और 40% थ्योरी का हमने रेशियो रखा है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि कठिन से कठिन क्वेश्चन में इंक्लूड करा है, आसान से आसान क्वेश्चन में इंक्लूड करा है। और तीसरी बात करता हूँ, आपके सारे सब इंक्लूड है, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल मशीन हो, चाहे आपका पावर सिस्टम हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो, चाहे आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सही है, चाहे आपका कंट्रोल सिस्टम हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सारे सब्जेक्ट, या फिर एस्टिमेशन, कॉस्टिंग या यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी हमने इसमें इंक्लूड करा है। ठीक है। दूसरा, एक दिक्कत आपको आ सकती है फॉन्ट साइज की, तो फॉन्ट साइज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूंगा, भले ही 5 से 10 सेकंड ज्यादा लग जाए, सही। और एक और इंपॉर्टेंट बात, बीच बीच में आपको कुछ कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो कन्वेंशनल क्वेश्चन में ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन से नहीं जाना है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कर रहे हो, आपको इस चीज पे जाना है कितने क्वेश्चन आप सीख सकते हो। ठीक है। तो मैं आपको उन कन्वेंशनल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम करके दिखाऊंगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। ठीक है। यहां मैंने बेटा कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, सही। जैसे ये आपका बेटा पहला क्वेश्चन हो गया, फिर ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चंस में मैं ऑप्शंस नहीं लिखता हूँ, सही है, ऑप्शंस नहीं लिखता हूँ, फिर क्या करता हूँ कि 3 ही ऑप्शन लिखता हूँ, 2 ही ऑप्शन लिखता हूँ। तो ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होते हैं। रीजन क्या होता है कि उतनी बोर्ड पे जगह नहीं होती, तो उस वजह से नहीं लिखता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा क्वेश्चन हो गया बेटा ये आपका, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, ये आपका 5th क्वेश्चन हो गया बेटा, ये 6th, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बेटा आपके 8 क्वेश्चन है। ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए, फॉर एन आइडियल सिंगल फेज, मैंने सिंगल फेज को एग्जाम में आपका PH ऐसे लिख के ही आएगा। ठीक है। ट्रांसफॉर्मर एक्सी पर आर लिखा है, ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है। ये फॉर एन आइडियल सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर विथ प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स रेशियो ऑफ n रेशियो 1, द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस इनपुट पावर, शॉर्ट में लिखा है INPUT, इनपुट, मैंने I/P लिखा है, इनपुट पावर टू इंस्टेंटेनियस आउटपुट पावर इज, ए है बेटा 1:1, बी है बेटा n:1, सी है 1:n और डी है आपका n²/1। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, फॉर एन आइडियल सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, सही है, फॉर एन आइडियल सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर with primary to secondary turns ratio of n:1, the ratio of instantaneous input power to instantaneous output power is, a है आपका 1:1, b है n:1, c है 1:n और d है बेटा आपका n²1। सही। तो यहां देखिए, किसी सवाल को सॉल्व करने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटा कि उसकी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। तो देखिए यहां पे आपको बेसिक बात क्या पता है, टर्न्स रेशियो। टर्न्स रेशियो आपका क्या होता है, देखिए, टर्न्स रेशियो की अगर मैं बात करता हूं, टर्न्स रेशियो, सही है। अगर बेटा टर्न्स रेशियो ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं तो आपका क्या होता है, वो बेसिकली आपका होता है VP/VS, वेयर VP प्राइमरी साइड वोल्टेज, VS सेकेंडरी साइड वोल्टेज। VP/VS, VP/VS, IS/IP बराबर NP/NS। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, वेयर VP क्या है आपका प्राइमरी साइड का वोल्टेज, VS सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, IP क्या है बेटा आपका प्राइमरी साइड की करंट, IS क्या है आपकी सेकेंडरी साइड की करंट, NP क्या है प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स, NS क्या है सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स। सही है। अब अगर मैं आपसे बोलूं रेशियो ऑफ इनपुट पावर, इनपुट पावर मैंने बोल दिया माना PP प्राइमरी साइड, और आउटपुट पावर बोल दिया PS। ठीक है। तो रेशियो ऑफ इनपुट पावर PP, रेशियो ऑफ इनपुट पावर PP टू आउटपुट पावर PS। सही है। मेरी आउटपुट पावर क्या हो गई यहाँ पे PS और इनपुट पावर क्या हो गई PP। तो वो मेरा क्या होगा PP/PS अगर रेशियो में निकाल रहा हूं तो बेटा क्या होगा, देखो सिंपल सी बात होती है, पावर मेरा क्या होता है, पावर मेरा सिंपल होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो अगर मैं प्राइमरी साइड की पावर की बात करूंगा तो क्या होगा, सिंपल IP इंटू VP, सही है, फिर VP इंटू IP, बात एक ही है। अगर मैं सेकेंडरी साइड की पावर की बात करूंगा तो वो मेरा क्या होगा VS इंटू IS। तो ये मेरा हो गया VP IP, ये हो गया VS IS। ठीक है।
तो ये मेरी पावर, प्राइमरी साइड की पावर हो गई, सेकेंडरी साइड की पावर हो गई। अब देखो मुझे सवाल में क्या गिवन है, मुझे सवाल में गिवन है एक आइडियल सिंगल फेज ट्रांसफर की बात हो रही है विद प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स रेशियो। प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स रेशियो मुझे क्या दे रखा है, वो मुझे दे रखा है n/1। सही, यानी मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है NP/NS। क्योंकि शायद बोर्ड पे इतनी जगह नहीं बच्चे, तो थोड़ा रफ करना पड़ेगा, कर लेंगे। NP/NS मुझे क्या दे रखा है, n/1। ये मुझे सवाल में गिवन है। अगर मैं NP/NS करूं तो मुझे दे रखा है n/1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, और ये चीज मुझे पता ही है कि जो मेरा VP/VS, तो यानी ये जो मेरा रिलेशन लिखा है, सही है, इस रिलेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस रिलेशन को लिख सकता हूँ n/1। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यही लिख दे रहा हूँ n/1। आपको समझ में आई ना बात, क्यों मैंने ऐसा लिखा है, क्योंकि जो ये वाला डेटा है मेरा, ये मुझे सवाल में गिवन है, ये डेटा मुझे सवाल में गिवन है। तो यानी ये चीज मेरी VP/VS यानी प्राइमरी साइड का वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, IS/IP यानी सेकेंडरी साइड की करंट रेशियो प्राइमरी साइड की करंट, NP/NS यानी प्राइमरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स एंड सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू n/1। अब ये बात तो क्लियर हो गई, यहाँ को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं रेशियो ऑफ इनपुट पावर PP टू रेशियो ऑफ आउटपुट पावर। तो देखिए PP/PS अब क्या हो जाएगा, PP/PS। अब जरा समझने वाली बात है बेटा, देखो ये क्या है आपका VP/VS, तो VP/VS क्या है आपका n/1। ठीक है, तो इसे यहाँ पे n/1 लिख सकता हूं मैं, n/1। सही, ये मैंने इतनी क्वांटिटी को रिप्लेस कराया है, मैंने यहाँ पे सिर्फ इतनी क्वांटिटी को रिप्लेस कराया है। सेम अगर मैं बात करूँ IP/S, तो IP/IS मेरा क्या हो जाएगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, एक सेकेंड, IP/ यहाँ पे देखिएगा IS/IP क्या है, IS/IP n/1 है। यानी अगर मैं IP/IS की बात करूंगा वो क्या होगा 1/n, यानी इसे मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 1/n। तो n से n कैंसिल हो गया, तो आपको सॉल्व होकर क्या आएगा 1/1। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, वैसे सवाल में कुछ खास नहीं था, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन दे रखा था आपको, ए भाई आइडियल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर दे रखा था। ठीक है, प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स रेशियो आपको क्या दे रखा था बेटा, n/1। ठीक है, द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस इनपुट पावर टू इंस्टेंटेनियस आउटपुट पावर आपसे पूछ रहा था। अब आपको सिंपल टर्न्स रेशियो फॉर्मूला पता है, क्या पता है कि भाई VP/VS बराबर IS/IP बराबर NP/NS, ये आपको सिंपल बात पता है। ठीक है, आपने प्राइमरी साइड की पावर मान ली थी बेटा अपनी PP, सही है, और सेकेंडरी साइड की पावर मान ली PS। अब अगर मैं प्राइमरी साइड की पावर की बात PP करूंगा तो वो क्या होगा, वोल्टेज इंटू करंट यानी VP/IP। सेम अगर मैं सेकेंडरी साइड की पावर की बात करूं वो क्या होगा, वोल्टेज इंटू करंट यानी VS/IS। ठीक है, और इस टर्न्स रेशियो से आपने सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कराई, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो ये बिल्कुल आसान सवाल है। अब इस सवाल बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस में जहां क्वेश्चन 3-4 लाइनों का होता है वहीं पे उसे छोड़ देते हैं। सही कि अरे यार इस सवाल को पढ़ने में टाइम लगेगा, ये हो नहीं पाएगा। सही, तो इतना सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है भाई। आपने क्वेश्चन देखा और आपको क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम बच्चों को बता रहा हूँ, 90% बच्चों की कहानी क्या होती है, जब सिलेक्शन नहीं होने का एक रीज़न होता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं, उसमें एक रीज़न आपका क्या होता है, एक रीज़न बेटा आपका ये होता है कि अगर 200 क्वेश्चन आ रहा है तो बच्चा 200 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाता है, वो मुश्किल 160-165 क्वेश्चन रीड कर पाता है, यानी अटैम्प्ट कर पाता है। सही है, और क्या पता जो आपने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं वही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन कराते हैं। ठीक है, तो हमेशा अपने पढ़ने की स्पीड बहुत ध्यान से रखो और तेज रखो और एक्यूरेट रखो, एक ही बार में चीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करो। और नहीं हो पाता कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे सवाल लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रांसफॉर्मर, वही x की पावर r मैंने शॉर्ट में लिखा है, ए ट्रांसफॉर्मर हैविंग टर्न्स रेशियो 1/5 एंड resistance of 500 ohm is connected across the secondary terminals. What is equivalent short में लिखा है resistance for current following in primary। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा अगर फोन साइज में दिक्कत आ रही है। A transformer having turns ratio 1/5 and resistance of 500 ohm is connected across the secondary terminals. What is the equivalent रेजिस्टेंस फॉर करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी।
ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको बेटा यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं, ऑप्शंस चलिए कोई बात नहीं, आंसर निकालते हैं। सेकेंडरी रेजिस्टेंस आपको क्या दे रखा है? सेकेंडरी रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 500, सही है। यहाँ पे लिखा ना रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी टर्मिनल। रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी टर्मिनल, यानी सेकेंडरी रेजिस्टेंस आपको क्या दे रखा है? उसे मैं R2 मान ले रहा हूं। चलिए, सेकेंडरी रेजिस्टेंस R2, R2 बेटा सवाल में क्या दे रखा है आपको? 500 ओम। यह आपको सेकेंडरी रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, सही है। टर्न्स रेशियो क्या दे रखा है? टर्न्स रेशियो दे रखा है आपको 1:5। तो अगर टर्न्स रेशियो की बात करें, टर्न्स रेशियो आपको दे रखा है 1:5, सही है। और अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात करूं, सही है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा? K = 5। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? K से। वो आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K = 5 हो जाएगा। तो सेकेंडरी रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी क्या होगा वो निकालना है। तो देखिए, सेकेंडरी रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी, सेकेंडरी रेजिस्टेंस रिफर्ड टू प्राइमरी, ये चीज मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखी है, सही। अगर आपको पूरा लेक्चर देखना है तो मुझे आप यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अपने लेक्चर का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आपका सिंपल क्या हो जाएगा? R2/K², R2/K²। R2 कितना है? 500 ओम। K² का मतलब 5 का स्क्वायर, यानी 500/25, यानी 220 ओम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 20 ओम। देखिए, फिर से देख लेते हैं। सिंपल सवाल आपका क्या था? ए ट्रांसफार्मर हैविंग टर्न रेशियो 1:5 दे रखा था, ठीक है। तो आपका ट्रांसफॉर्मर रेशियो 5 हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी टर्मिनल, इसीलिए भाई R2 आपका क्या हो गया? 500 ओम। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी, सही है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। तो आपको सिंपल सेकेंडरी रेजिस्टेंस निकालना था, रिफर टू द प्राइमरी, ठीक है। तो मैंने इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं लिखे थे, उन्हें सारे ऑप्शन में जगह नहीं थी। अदरवाइज इस वाले क्वेश्चन में आपके ऑप्शंस ऐसे थे, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, ऐसे ऐसे करके ऑप्शंस थे, ठीक है। चलिए, आज के लेक्चर का 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं अभी तक, ठीक है, और कम से कम 15 क्वेश्चन तो कराने का टारगेट है, देखते हैं कितने हो पाते हैं। अब आपने यहाँ पे चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, यहाँ पे मैंने अभी आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं वो क्वेश्चंस मैंने अभी आपकी स्टार्टिंग किससे हुई है? अभी आपकी स्टार्टिंग हुई है बेटा ट्रांसफार्मर से, सही। तो मेरी कोशिश है एक ही लेक्चर में आपके कई सारे सब्जेक्ट निपटे, मतलब ऐसा ना हो कि ट्रांसफार्मर के सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, वो भी करेंगे आगे कभी। लेकिन यहाँ पे कोशिश क्या है कि ट्रांसफार्मर हो गया मशीन का, फिर पावर सिस्टम कुछ हो गया, इस तरीके से बढ़ाने, इस तरीके से हमने क्वेश्चन का सिलेक्शन करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, सही है। 2 कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 3 हेनरी एंड 5 हेनरी, अगर विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही बोल रहा हूं, 3 हेनरी एंड 5 हेनरी, सही है, 5 हेनरी फिर से बोलो। 2 coils of self inductance 3 Henry and 5 Henry are connected in a series opposite each other. What is equivalent inductance in Henry of circuit? It is coefficient of coupling between coil is between is 0.6. A है बेटा 2.5, B है आपका 3.35, C है 4.35, D है आपका 5.5. रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। 2 coils of self inductance 3 Henry and 5 Henry are connected in a series opposite each other. What is equivalent inductance in Henry of circuit? It is
इफ इट इज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन कॉयल इज 0.6, सही है। ए है आपका 2.5, बी है 3.35, सी है बेटा 4.35, डी है आपका 5.5। तो देखिए सवाल में क्या है, आपके पास देखिए दो कॉइल्स हैं, सही है। यहाँ पे दो कॉइल्स की बात हो रही है, आपके पास टू कॉइल्स हैं, टू कॉइल्स, सही। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है 3 हेनरी, सही, और 5 हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये चीज ध्यान से देखा करिए, सही। सीरीज में है अपोजिट ईच अदर, सही, सीरीज में है अपोजिट ईच अदर। अब जो आपसे इक्विवेलेंट इंडक्टेंस पूछ रहे हैं, अगर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग आपको 0.6 दे रखा है, तो जहां पे देखिए क्या क्या डेटा गिवन हो सकता है आपको 500 ना विजिबल हो, तो मैं बोल दे रहा हूं L1 आपको क्या है, देखो एक होता है बेटा आपका सेल्फ इंडक्टेंस, सही है, एक होता है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर बेटा मैं आपसे सेल्फ इंडक्टेंस की बात करता हूँ, सेल्फ इंडक्टेंस से मतलब क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब खुद का जो इंडक्टेंस है, सही है। म्यूचुअल क्या है कि एक कॉइल है उसमें करंट फ्लो कर रही है, उसकी वजह से कुछ फ्लक्स जनरेट हो रहा है, वो फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से लिंक कर रहा है, ठीक है, वहां पे आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली कहानी आ जाती है। तो L1 क्या दे रखा है बेटा आपको 3 हेनरी। L से मैं सेल्फ इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करूंगा और M से मैं बेटा मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करूंगा। L2 आपको क्या दे रखा है, L2 आपको दे रखा है बेटा 5 हेनरी, सही है। आप L2 आपको दे रखा है 5 हेनरी। उसी तरीके से K की बात करूं, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, सही है। देखिए कोफिशिएंट, अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की बात करता हूं, वो आपको क्या दे रखा है 0.6, ये आपको कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग दे रखा है यानी K। तो K की वैल्यू क्या दे रखी है 0.6, ये आपको K की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, सिंपल M इक्वल टू K अंडर रूट L1 L2। तो देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर लेते हैं, M क्या हो जाएगा K अंडर रूट L1 इंटू L2, ये आपका सिंपल क्या हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब यहाँ पे सारी वैल्यू निकली तो आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, K की वैल्यू दे रखी है 0.6, ये आपको 0.6 हो गया। अब L1 L2 की बात करें, L1 L2 क्या है आपका 3 और ये क्या है आपका 5, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये वैल्यू आपकी क्या सॉल्व होकर आएगी, एक सेकेंड, ये जो आपका सॉल्व होकर आएगा 15 इक्वल टू इंटू 0.6, ये आपका 2.32 लगभग सॉल्व होकर आएगा, ठीक है। जो ये आपका सॉल्व होकर आएगा 2.32 हेनरी। या आपकी बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहानी देखिए, यहाँ पे आपको क्या है, आपको इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है। तो देखिए जब आपकी दो कॉइल कनेक्टेड होती हैं सीरीज में, सही, सीरीज अपोजिशन में, तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख रहा हूं, व्हेन टू कॉइल्स आर कनेक्टेड, व्हेन टू कॉइल्स आर कनेक्टेड in series opposition, then equivalent inductance is गिवन बाय। अगर इस केस में देखो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 माइनस का 2M। तो L इक्विवेलेंट क्या होता है आपका L1 प्लस L2 माइनस का 2M, ठीक है। अब यहाँ पे सारी वैल्यू रख ली, यहाँ पे आपको सारी वैल्यू पता ही है। L1 क्या है बेटा 3, L2 क्या है बेटा आपका 5 माइनस का 2, M आपने कैलकुलेट कर लिया है 2.32। तो बेटा 2.32 सेकेंड 2.32 इंटू 2 और प्लस 5 6 8, यानी ये जो आपका सॉल्व होके आएगा, ये आपका क्या सॉल्व होके आ जाए, एक सेकेंड, प्लस नहीं था माइनस था, गड़बड़ हो गया। 2.32 इंटू 2 4.64 माइनस का 8
3.36, ये आपको बेटा जो सॉल्व होकर आएगा ये आएगा 3.36 हेनरी। तो बेटा इसका आंसर मैच कर लेते हैं। तो खैर बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, देखो सिंपल सवाल था, रिपीट कर दे रहे हैं। सिंपल आपको बेटा दो कॉइल्स के सेल्फ इंडक्टेंस दे रखे थे। ठीक है, एक L1 था, एक बेटा आपका L2 था। उसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या दे रखा था, 0.6। सही है, तो आपने इसकी हेल्प से क्या करा, आपने सिंपल इसकी हेल्प से जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू थी वो निकाल ली। और जब भी बेटा आपके दो कॉइल्स सीरीज में कनेक्ट होंगे अपोजिशन में, अब लॉजिक अभी नहीं बता रहा हूँ, जब सीरीज में कनेक्ट होंगे अपोजिशन में, सही, तो उस केस में इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, L1 + L2 माइनस का 2 है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बेटा आपका हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। द पॉजिटिव, मैंने देखो पॉजिटिव का साइन बनाया, आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, आपके एग्जाम में पूरी स्पेलिंग लिखी होगी, POSITIVE। द पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस विल बी इक्वल टू नेगेटिव, एग्जाम में बेटा नेगेटिव पूरा लिखा होगा, NEGATIVE, नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस इन केस ऑफ, ए दे रखा है मैंने ट्रांसफार्मर, बी दे रखा है मैंने अल्टरनेटर, और भी ऑप्शन थे जैसे सी आपका जनरेटर था, डी आपका मोटर था। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, द पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस विल बी इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर। तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रांसफार्मर। ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने फॉल्ट एनालिसिस में सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। सही, ट्रांसफार्मर की पूरी अलग कहानी है। सही, कि ट्रांसफार्मर में आप कैलकुलेट करते हो तो प्रूफ होके आता है। ऐसे ही अगर उसकी बात करो, अगर आप बात करते हो ट्रांसफार्मर के अलावा किसकी, अगर आप बात करते हो अल्टरनेटर की पूरी अलग कहानी, मोटर की अलग कहानी, और उसके अलावा ये सारी कहानियाँ अलग हैं। अलग होने से मतलब क्या है कि सबके पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस कैलकुलेट करा जाता है बेटा, नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस कैलकुलेट करा जाता है, और जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस कैलकुलेट करा जाता है। ये सारा फॉल्ट एनालिसिस में आता है। खैर आप अपने नोट्स में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, अगर ट्रांसफार्मर की बात करी जाए, अगर ट्रांसफार्मर की बात करी जाए तो हमेशा याद रखिएगा ट्रांसफार्मर के केस में आपका नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस इक्वल टू पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस इक्वल टू जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस। पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस इक्वल टू जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस। सही है, ये आपका ट्रांसफार्मर होता है। सेम अगर मैं ऐसे आपसे ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या रिलेशन होता है, ये बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत पूछा जाता है। अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन के केस में बात करता हूं तो ट्रांसमिशन लाइन के केस में क्या होता है, जो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होता है वो आपका पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के बराबर होता है। सही, तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट इक्वल टू, कंपोनेंट बोल लीजिए या फिर रिएक्टेंस बोल दीजिए, बात एक ही है, नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस। ठीक है, इसी तरीके से अगर बेटा मैं जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस की बात करूं किस केस में, ट्रांसमिशन लाइन के केस में, तो वो आपका 3 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, 3 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होता है। तो अगर मैं जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस की बात करूं, थ्री टाइम्स
सीक्वेंस रिएक्टेंस, सही 2.56 के लगभग होता है, इसलिए मैंने वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली लगा रखा है। तो ये इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखी हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो एक बार मुझे यूट्यूब पे आप कमेंट करिएगा, तो मैं इसका लिंक आपका जो भी होगा वो आपका लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोह रिले इज, भाई मोह रिले क्या होती है? ए है करंट रीस्ट्रेन करंट रिले, बी है आपका वोल्टेज रीस्ट्रेन्ड डायरेक्शनल रिले, सी है बेटा आपका करंट रीस्ट्रेन्ड डायरेक्शनल रिले। रिपीट कर रहा हूं, मोह रिले इज, मोह रिले क्या होती है? ए है करंट रीस्ट्रेन्ड करंट रिले, बी है बेटा वोल्टेज रीस्ट्रेन्ड डायरेक्शनल रिले, सी है बेटा करंट रीस्ट्रेन्ड डायरेक्शनल रिले। सही है। तो अगर मैं मोह रिले की बात करूं तो आपकी क्या होती है? वोल्टेज रीस्ट्रेन्ड डायरेक्शनल रिले। तो देखो ये जो क्वेश्चन है बेटा, इन क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना है और टिक लगाना है अगर आपको आता है क्वेश्चन, और अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और थोड़ी सी और बेसिक आपको बात पता होनी चाहिए। अगर मैं इंपेडेंस रिले की बात करूं तो इंपेडेंस रिले किस टाइप की होती है? अगर बेटा अगर मैं आपसे बात करता हूं इंपेडेंस रिले की, तो इंपेडेंस रिले आपकी किस टाइप की होती है? आपकी सिंपल होती है वोल्टेज रीस्ट्रेन ओवर करंट रिले। सही है, वोल्टेज रीस्ट्रेन सही है। ये आपकी जो होती है, ये आपकी होती है वोल्टेज रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले। सेम इसी तरीके से अगर बेटा मैं रिएक्टेंस रिले की बात करता हूँ, सही है, अगर बेटा रिएक्टेंस रिले की बात करी जाती है तो रिएक्टेंस रिले किस टाइप की होती है? ओवर करंट रिले विथ डायरेक्शनल रिस्ट्रेन। सही, ओवर करंट रिले विथ डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो देखो मैंने तो बस जितनी थोड़ी बहुत एडिशनल चीज़ें होती हैं वो आपको बता देता हूँ, सही। लेकिन रिले अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, सही है। रिले अगर मैं बेटा गेट के पेपर की बात करता हूँ, सही है, गेट के पेपर की बात कर लो, एसी के पेपर की बात कर लो, तो वहाँ पे बेटा आपका रिले इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। लेकिन अगर बेटा जेई पेपर की बात करो तो जेई वाले पेपर में आपको रिले वाला टॉपिक या फिर स्विच गियर प्रोटेक्शन वाला टॉपिक, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सही। तो रिले ढंग से पढ़ना, रिले के सारे टाइप पढ़ना, ठीक है। इंपेडेंस रिले, मोह रिले, रिएक्टेंस रिले, ओवर करंट रिले, सही है, ओवर वोल्टेज रिले, बोकोल्स रिले आपके SSC के सिलेबस में स्पेसिफाइड है, ठीक है। तो इन्हें बहुत डिटेल में पढ़ना, ध्यान से पढ़ना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।